हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन पार्ट 5 में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो आइए देखते हैं कि हम ऑक्सीकरण किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। तो हम ऑक्सीकरण कहेंगे जब पदार्थ में से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो। तो हम उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड। जब हमने इसकी विक्रिया क्लोरीन से कराई तो हमें जो उत्पाद मिला वो मिला KCl प्लस I2। संतुलित करने के लिए हमने 2 लगा दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पदार्थ था Ki पोटेशियम आयोडाइड, इसमें से जो धनात्मक था I वो विस्थापित हो गया है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है। हमें सिर्फ उसमें देखना जो हमारे पास पदार्थ है। जैसे यहां पर हमारे पास Ki पदार्थ है तो Ki में से धनात्मक निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं अपचयन। तो हमारे पास जो भी पदार्थ है उसमें विद्युत धनी का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि माना कि हमारे पास है Cl2। इससे अगर मान लिया मैग्नीशियम से हमने अभिक्रिया कराई तो हम देखते हैं कि हमें जो उत्पाद मिला वो मिला MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारे पास जो पदार्थ था Cl2 और इससे आकर के कौन जुड़ गया, मैग्नीशियम धनात्मक है जो कि विद्युत धनी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो विद्युत ऋणी तत्व हम किसे कहते हैं, जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, हम उन्हें विद्युत ऋणी बोलते हैं। विद्युत धनी जिसके ऊपर धनात्मक। तो विद्युत ऋणी मतलब कि जैसे कि हमें पता है Cl के ऊपर -1 होता है, फ्लोरीन के ऊपर -2, मतलब कि जितने भी अधातुएं होती है उन सब पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो इन्हें हम विद्युत ऋणी तत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण तो हम देखते हैं कि विद्युत ऋणी तत्व से संयोग, मतलब कि जो भी हमारे पास पदार्थ है उसमें विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने विद्युत धनी में देखा था कि हमारे पास जो भी पदार्थ है उसमें से विद्युत धनी का निकलना ऑक्सीकरण है, यहाँ विद्युत ऋणी में जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो हम देखते हैं कि माना कि हमारे पास है मैग्नीशियम। इसकी अभिक्रिया जब हमने क्लोरीन से कराई तो हमें जो उत्पाद मिला वो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, पदार्थ, वो क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम, और इससे आकर के क्लोरीन जुड़ रहा है। और क्लोरीन क्या, विद्युत ऋणी। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना मैग्नीशियम क्लोराइड। जबकि पिछले में हमने देखा था कि हमारे पास जो पदार्थ था वो क्लोरीन था, जबकि इस बार हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसीलिए धनात्मक जो हमारे पास प्रोडक्ट था मैग्नीशियम, इसमें आके ऋणात्मक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा है, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। अब देखते हैं अपचयन। तो अपचयन जस्ट इसका उल्टा, कि जो भी हमारे पास पदार्थ अवेलेबल है उसमें से विद्युत ऋणी तत्व का निकलना।
तो विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक है, जैसे कि माना कि हमारे पास है FeCl3, जब हमने इसकी विक्रिया हाइड्रोजन से कराई तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के जो 3 अणु हैं वो विस्थापित हो गया हाइड्रोजन से, और हमारे पास क्या बचा? 2 क्लोरीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि FeCl3 मतलब कि यहाँ 3 विद्युत ऋणी तत्व थे, जबकि अब जाके 2 हो गए। इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्वों की संख्या में कमी आई है, विद्युत ऋणी तत्व निकला है यहां से, इसलिए यहां पर अपचयन की अभिक्रिया हुई है। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो ऑक्सीकरण हम किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना हो, मतलब कि कोई भी तत्व या परमाणु या अणु या पदार्थ, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे कि माना कि हमारे पास मान लो सोडियम है जो कि उदासीन अवस्था में है, लेकिन जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया, तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसी तरह हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, इसने इलेक्ट्रॉन माना कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, त्याग दिया, तो यह भी +2 हो गया। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का निकालना या त्यागना ही ऑक्सीकरण है। मतलब कि जो तत्व परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। अब देखते हैं हम अपचयन। तो अपचयन जस्ट उल्टा, कि जो तत्व परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसे हम अपचयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि माना कि हमारे पास मैग्नीशियम +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने के बाद ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, Mg हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं, माना कि हमारे पास Cl-1 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया? Cl-2। इसी तरह मान लो हमारे पास Na+1 है, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये क्या हो गया? Na उदासीन। तो हम यह देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन, जबकि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। अब यहाँ पर एक देखते हैं अपचायक। तो अपचायक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक को, मतलब कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसे हम क्या बोलेंगे? अपचायक। जबकि ऑक्सीकारक हम किसे बोलते हैं? जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं रेड्रॉक्स अभिक्रिया, मतलब कि अपौपचय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम रेड्रॉक्स या अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, माना कि हमारे पास है जिंक, इसकी अभिक्रिया हमने कराई कॉपर सल्फेट से, तो हम देखते हैं कि हमें जो उत्पाद मिला वो जिंक सल्फेट मिला और कॉपर विस्थापित हो गया। तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां जिंक है, जिंक से SO4 बना, मतलब कि हम इसमें देख सकते हैं कि जिंक के साथ यहाँ जिंक अकेला था, जबकि यहाँ जिंक सल्फेट है, यहाँ इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। इसी तरह यहाँ कॉपर सल्फेट से कॉपर बना है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन की संख्या में कमी आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन। तो हम देख सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेड्रॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। आइए नेक्स्ट है हमारा उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो उदासीनीकरण को समझने से पहले हम समझते हैं अम्ल एवं क्षार क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यह है हमारा पीएच स्केल, जिसमें ये 7 नंबर पर न्यूट्रल होता है, मतलब कि उदासीन होता है ये, ठीक है, 7 नंबर। तो 0 से लेकर के 7 तक जो एरिया हमारा होता है स्केल पर, उसके अंदर हम अम्ल देखते हैं। और उदासीन मतलब के 7 से 14 तक जो हम देखते हैं वो यहाँ पर क्षार की प्रवृत्ति पता चलती है, ठीक है। तो इनका इंक्रीजिंग एसिडिक क्या है, मतलब कि माना कि कोई तत्व है जिसका पीएच 6 है और एक का 5 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है, 5 वाला। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 से जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये अम्ल का बढ़ता क्रम है, ठीक है, ये क्या है, बढ़ता क्रम। तो जैसे कि मान लो किसी का 0 हो पीएच, इसका मतलब वो ज्यादा अम्लीय है और 1 के तुलना में। अगर किसी का 2 है और एक का 1 है तो 1 वाले की अम्लता ज्यादा होगी, 0 वाले की 1 से ज्यादा होगी। इसी तरह हम क्षार में देख सकते हैं कि क्षार में यह है क्षार का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो माना कि हमारे पास एक कोई तत्व है 8 जिसका पीएच 8 है और एक है मान लो 11, तो 11 वाले का जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो ज्यादा होगी, क्योंकि क्षार की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किधर है, 7 से लेकर के 14 तक, ठीक है। तो 0 से 7 तक जो होता है वो अम्ल होता है, जबकि 7 से 14 तक जो होता है वो क्षार होता है। और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही क्षार और ना ही अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया क्षार। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विड ड्रेन क्लीनर जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 14, मतलब कि क्षारीय प्रकृति का होता है, वो भी बिल्कुल प्रबल। जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका 13.5 होता है, अमोनियम सॉल्यूशन का 10.5 से 11.5, बेकिंग सोडा जो होता है हमारा 9.5, मतलब ये भी क्षारीय। सी वाटर जो होता है हमारा समुद्र का जल, उसका पीएच भी 8 होता है ना, मतलब कि वो भी क्षारीय होता है। हमारा जब ब्लड होता है 7.4, मतलब कि ये भी हल्का क्षारीय। जबकि मिल्क है, यूरिन मतलब कि पेशाब वगैरह, ये सब जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, 6.3 से 6.6 तक। ब्लैक कॉफी 5, जूस सोडा ग्रेप टमाटो जूस 2.5 से 3.5, लेमन जूस का पीएच 2 होता है, विनेगर। बैटरी एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच कितना होता है, 0। तो ये सब अम्लीय होते हैं, मतलब कि 0 से 7 के बीच में अम्ल और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण का मतलब कि जब भी अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है, यह है अम्ल और यह है क्षार। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि HCl जो है एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल है। और जबकि यहाँ पर NOH जो है एक प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिल करके अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनाते हैं इनका पीएच कितना होता है, 7, मतलब कि यह उदासीन होता है और फिर जल बनाते हैं, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या बोली कि जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो कि प्रबल, माना कि हमारे पास अम्ल तो प्रबल है, प्रबल अम्ल, लेकिन जो क्षार है वो दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल क्षार है। तो अब जो हमारे पास जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, लवण बनेगा तो अब भी लवण और जल, लेकिन अब जो लवण है ये कैसा रहेगा, अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा थोड़ा,
क्योंकि यहाँ अम्ल क्या है, प्रबल है, तो अम्ल का प्रभाव अभी भी लवण में दिखाई देगा और ये अम्लीय रहेगा। इसी तरह मान लो हमारे पास जो अम्ल है वो तो दुर्बल है, और जो क्षार है वो कैसा है, प्रबल क्षार। तो जब इनकी अभिक्रिया होगी तो हमारे पास अभी भी बनेगा लवण और जल ही, लेकिन अब जो लवण होगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबल क्षार था तो अभी भी लवण में उसका प्रभाव दिखेगा और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, मतलब कि इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगा, जबकि यहां पर इसका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। ठीक है, और जबकि यहां जो इसका पीएच 7 ही होगा क्योंकि ये उदासीन है। तो आइए समझते हैं उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं लेकिन खुद किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है इस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का जब हमें तापीय अपघटन करना होता है तो हमें बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं ताकि हमें ज्यादा तापमान ना देना पड़े और यह अभिक्रिया संपन्न हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अभिकारक में भी मैग्नीशियम नहीं है और ना ही उत्पाद में है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ने किया क्या है, केवल इसके वेग को परिवर्तित किया है, ना कि इसने अभिक्रिया में भाग लिया। अगर ये अभिक्रिया में भाग लेता तो कहीं अभिकारक के उत्पाद में जरूर होता। तो इसका काम सिर्फ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना है, तो उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें वनस्पति घी मिलता है, इसके लिए हम निकेल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि निकेल ना ही अभिकारक में है ना ही उत्पाद में है, तो निकेल यहाँ पर क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है जिसने केवल इस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित किया है। तो उत्प्रेरक मतलब कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है लेकिन खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्प्रेरक जो है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, मतलब उनके आधार पर हम उत्प्रेरक को कितने टाइप में बांट सकते हैं। जिसमें हमारा है पहला भाग समांगी उत्प्रेरक। तो समांगी उत्प्रेरक समझते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा अभिकारक, ठीक है, और उत्प्रेरक और उत्पाद। तो जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों जो है एक ही अवस्था में हो, ठीक है, मतलब तीनों समान भौतिक अवस्था में होना चाहिए, समान भौतिक अवस्था। तो जब अभिकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद जो है तीनों समान भौतिक अवस्था में होता है तो उस उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं कि मैथिल एसीटेट है हमारा जो कि लिक्विड है, हाइड्रोजन जो है वो भी लिक्विड है, और HCl जो हमने उत्प्रेरक लिया है वो भी जलीय है, मतलब कि लिक्विड ही है, और हमारा जो उत्पाद है वो भी एक्वस ही है। इसका मतलब तीनों के तीनों एक ही अवस्था में है, तो यहाँ पे जो HCl है वो समांगी उत्प्रेरक है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये NO नाइट्रस ऑक्साइड ये भी गैस है, और जो हमारा उत्पाद है SO3 ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ही है। तो यहाँ तीनों एक ही अवस्था में है, तो ये भी यहाँ पर NO जो है ये भी समांगी उत्प्रेरक हुआ। तो समांगी उत्प्रेरक का मतलब कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उस उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। तो विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, ठीक है, उत्पाद और उत्प्रेरक
भिन्न अवस्था में होते हैं, मतलब कि इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो एक अवस्था में नहीं होए तो उसे हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभिकारक दोनों तो गैस अवस्था में है और यहाँ तक कि उत्पाद भी गैस अवस्था में है, लेकिन हमने जो उत्प्रेरक लिया है ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो इस तरह इसलिए हम इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। इसी तरह वनस्पति तेल जो होता है लिक्विड होता है, हाइड्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में होता है, निकिल जो है वो सॉलिड अवस्था में। इसका मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों अभिकारक जो है एक लिक्विड है और एक गैसीय अवस्था में है, जबकि निकिल सॉलिड अवस्था में। तो यहाँ सबके सब भिन्न भिन्न अवस्था में है, तो इसे हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो उसे हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, जबकि समांगी में तीनों सेम अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिया के आधार पर। पहले हमने देखा भौतिक अवस्था के आधार पर, अब देखते हैं क्रिया के आधार पर। तो पहला है जिसमें हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब वो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो वेग को बढ़ाने वाले को धनात्मक, तो जो वेग बढ़ाता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि पोटेशियम क्लोरेट जो है इसमें मैग्नीशियम O2 का क्या काम होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, तो यहाँ पे ये धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में जो हमने नाइट्रस ऑक्साइड लिया इसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, तो ये भी धनात्मक उत्प्रेरक हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, कम करते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है, तो जब इसका विघटन करते हैं जल और ऑक्सीजन में तो यह विक्रिया बहुत जल्दी संपन्न होती है, इसीलिए हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं ताकि इसके वेग को कम किया जा सके। तो इस विक्रिया में हम वेग को कम करने के लिए ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब कि यहाँ पर हमने कोई सा भी उत्प्रेरक यूज में नहीं लिया है, यहाँ पर जो उत्पाद है वो खुद ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जैसे कि एथिल एसीटेट है जो जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल बनाता है, तो ये शुरुआत में तो ये अभिक्रिया धीरे होती है, लेकिन जब थोड़ा सा एसिटिक अम्ल बन जाता है तो ये अभिक्रिया अपने आप ही तेज गति से होने लगती है। तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो खुद ही उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो इसे बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब कि जब उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अब बात करते हैं जैव उत्प्रेरक की। तो जैव उत्प्रेरक मतलब कि जीवों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया को गति में बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें हम एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है भोजन के पाचन में बहुत सारे एंजाइमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो सब क्या है कि जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। अगर जैव उत्प्रेरक ना हो तो हो सके खाने को पचने में भी सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि माल्टोज जो है माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ऐसे यूरिया देख सकते हैं जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है यूरिएज उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वर्धक हम उन्हें बोलते हैं जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक मतलब कि जो खुद उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे कि N2 और 3H2 जब अभिक्रिया करता है तो हमें अमोनिया मिलता है NH3। तो यहाँ पर हमने जो उत्प्रेरक लिया है वो कौन है? Fe क्या है? यहाँ पर उत्प्रेरक है, और जबकि यहाँ पर एमओ जो है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एमओ क्या कर रहा है, यहाँ एफ की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है ताकि यह विक्रिया और जल्दी संपन्न हो, और यहाँ हम एमओ को बोलते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम।
मोलिब्डेनम चूर्ण होता है ये, ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकेल उत्प्रेरक का यूज करते हैं। जब लेकिन इस अभिक्रिया को अगर और जल्दी करना हो तो हम Cu मतलब कि कॉपर का वो यूज करते हैं। तो कॉपर क्या करता है, जो यहाँ निकेल हमने यूज किया इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो मतलब कि कॉपर यहाँ पे क्या, उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, इन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष किसे कहते हैं, जो खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे कि N2 3H2 के साथ अभिक्रिया करके NH3 बनाता है, लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को अगर हमें स्लो करना हो तो हम यहाँ पर कोबाल्ट का यूज कर लेंगे। कार्बन नहीं मोनोऑक्साइड का, कोबाल्ट नहीं है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। तो फेरस जो यहाँ पर उत्प्रेरक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर उत्प्रेरक विष का काम कर रहा है, क्योंकि ये Fe की क्रियाशीलता को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक विष का काम करता है। आइए देखते हैं आगे उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। उत्प्रेरक, तो पहला, उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि उत्प्रेरक केवल वेग में परिवर्तन करते हैं, वो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति पर्याप्त होती है। मतलब कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी ही मात्रा पर्याप्त होती है किसी भी अभिक्रिया में को पूर्ण करने के लिए, मतलब कि संपन्न करने के लिए। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। मतलब कि हर अभिक्रिया के लिए एक अलग उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग को बढ़ाता है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय मतलब वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये अभिकारक मानो कि A है, A से B बन रहा है तो B से दोबारा A बन रहा है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है उसमें उत्प्रेरक क्या करता है, आगे के वेग को भी जितना प्रभावित करता है उतना ही पीछे के वेग को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। मतलब कि हर उत्प्रेरक जो होता है वो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर, निश्चित ताप पर ही अधिक क्रियाशील होता है। उससे ज्यादा या कम करेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में बदलाव होता है, ठीक है। और आज ये हमारे चैप्टर ओवर होता है।